हेलो बच्चों आज की इस वीडियो में चैप्टर अपना होने वाला इलेक्ट्रिसिटी और बेटा टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। और बेटा इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 2 मार्क्स और 3 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चन। तो आइए बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको देना चाहते हैं एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन ये है कि हम लोग आपके लिए लेके आए हैं वन शॉट माइंड मैप, इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन और मार्क वाइज वीडियो। ये सारी वीडियो कहां पे मिलेगी? यहाँ पे आई बटन गिवन है बेटा, यहाँ पे इसको क्लिक करिए। ये सारी वीडियो आपको मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आइए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट, द लिस्ट 3 फैक्टर्स ऑन विच 3 रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। मतलब ऐसे 3 फैक्टर्स बताइए जिन पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है। और दूसरा आपसे पूछा गया है यहां पर राइट द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट भी आप बताइए। यह आपका 2015 में यानी कि 2015 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो हमारी किस तरीके से अप्रोच होगी, क्या होते हैं ये फैक्टर्स जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कंडक्टर का। देखो यहां पर जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस कंडक्टर का 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला होता है इसकी लेंथ पर, फर्स्ट होता है इसकी लेंथ पर। ग्रेटर द लेंथ ग्रेटर द रेजिस्टिविटी। जितनी ज्यादा कंडक्टर की लेंथ होगी उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी, रेजिस्टिविटी होगी। यानी कि जो चार्ज का फ्लो है उतना ही ज्यादा हार्ड होगा। कैसे समझना है इसको? यहां पर एक कंड्यूट पाइप है, मान लो, है ना, एक कंड्यूट पाइप है जिसके अंदर मान लो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स अगर यहां से इस जगह से मूव होना स्टार्ट करते हैं और यहां तक आते हैं तो इससे यहां बीच में बहुत सारे एटम से टकराते हुए आना पड़ता है और बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन्स पहले से यहां पर प्रेजेंट हैं उन इलेक्ट्रॉन्स से कोलाइड करते हुए आना पड़ता है। अच्छा, जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी, जितनी ज्यादा पाइप की लंबाई होगी, जितना ज्यादा कंडक्टर होगा, जितनी ज्यादा ग्रेटर लेंथ होगी उतनी ज्यादा क्या होगा, उसका रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। अब मान लो ये यहां पर कंडक्टर की लेंथ जो है वो बहुत ज्यादा है, तो उस कंडीशन में क्या होगी, इस इलेक्ट्रॉन को यहां तक पहुंचने में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों से कोलाइड करते हुए आना पड़ेगा, बहुत सारे एटम से कोलाइड करते हुए आना पड़ेगा। बस एज कंपेयर टू दिस वन, इसमें क्या होगा, ये छोटी लेंथ है इसकी, तो यहां पर लेंथ अगर छोटी है तो कंडक्टर को उतनी ही कम प्रॉब्लम होगी, उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा। तो पहला तो क्या हुआ, ग्रेटर द लेंथ ग्रेटर द रेजिस्टिविटी। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, रेजिस्टिविटी होगी। तो यहां पर पहला तो क्या हुआ आपका, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्या हुआ, I हुआ। दूसरा फैक्टर क्या है आपका, दूसरा फैक्टर है आपके यहां पर एरिया। अगर जितना ज्यादा एरिया होगा, है ना, समझना इस चीज को, कोई कंडक्टर का एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी ही कम रेजिस्टिविटी होगी। आप समझना, दो बोतल्स है। अब एक बोतल का जो माउथ है, जो मुंह है बोतल ने के, वो तो है बहुत ज्यादा बड़ा है और एक बोतल का बहुत ज्यादा छोटा है। अब दोनों में अगर सेम क्वांटिटी का पानी भरा हुआ और दोनों को इस तरीके से पोर किया जाता है डाउनवर्ड साइड में, तो किसमें से जल्दी पानी निकलेगा? ऑब्वियस सी बात है कि जिसका मुंह, जिसका बोतल नेक जो है वो ज्यादा बड़ा है, उसमें से पानी इजीली बाहर निकल जाएगा, है ना, एज कंपेयर टू दिस वन जिसका माउथ जो है वो छोटा है। तो यहां पर जिसका एरिया ज्यादा होगा, जिस कंडक्टर का एरिया ज्यादा होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन को निकलने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। जितना ये मान लो ये बिल्कुल पतला सा है ना, और यहां से 5 इलेक्ट्रॉन इसमें है और 5 इलेक्ट्रॉन्स इसमें, तो ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 5 इलेक्ट्रॉन इसमें से इजी गोइंग निकल जाएंगे, बट 5 इलेक्ट्रॉन इसमें से इतने इजी गोइंग नहीं निकल पाएंगे। तो यहां पर एरिया पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। जिस कंडक्टर का एरिया ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो यहां पर रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एरिया होगा, यानी कि एरिया ज्यादा रेजिस्टेंस कम। यहां पर सॉरी, ये लेंथ L है ये, तो यहां पर लेंथ ज्यादा और यहां पर रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। समझ में आ गया? तीसरा जो फैक्टर है आपका, तीसरा फैक्टर है आपका यहां पर नेचर ऑफ कंडक्टर। अच्छा, नेचर ऑफ कंडक्टर क्या होता है, समझना इस चीज को। लेंथ और एरिया कुछ मेटल्स हैं, मान लो मैं यहां पर 4 मेटल लेता हूं, आयरन लेता हूं, एल्यूमिनियम लेता हूं, गोल्ड लेता हूं, सिल्वर लेता हूं और कॉपर लेता हूं। अब चारों जो मेटल्स हैं, चारों या पांचों जो मेटल्स हैं, उन पांचों मेटल्स की लेंथ और एरिया सब कुछ इक्वल है ना, सब कुछ इक्वल है। लेंथ भी है उनकी बिल्कुल फिक्स सभी की और एरिया भी सबका फिक्स है। बट फिर भी क्या है,
सबका रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर कंडक्टर जो मेटल से वो चेंज हो गए हैं, तो यहां पर नेचर चेंज हो रहा है मेटल्स का। गोल्ड का सबसे कम रेजिस्टेंस होता है, बहुत कम रेजिस्टेंस होता है गोल्ड का, है ना। बट हम घरों के जो होम अप्लायंसेस होते हैं या जो घर की वायरिंग होती है, उन वायरिंग्स में हम क्या करते हैं, यहां पर गोल्ड का वायर नहीं लगाते। ऑब्वियस सी बात है, इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, इतना ज्यादा महंगा होता है ना कि हम नहीं लगा सकते, लुट जाएंगे, है ना। तो यहां पर गोल्ड का वायर नहीं लगाया जाता है, रजिस्टिविटी बहुत कम होती है, बट नहीं लगाएंगे। बट हाँ, जहां पर बहुत ज्यादा प्रिसीजन रिजल्ट्स लेना है, बहुत ही बिल्कुल प्रिसीजन, बिल्कुल सटीक रिजल्ट्स लेना है, वहां पर हम गोल्ड वायर लगाते हैं। देन उसके बाद सिल्वर का होता है, पर सिल्वर भी उतना ही एक्सपेंसिव होता है, इसलिए सिल्वर का भी हम वाइंडिंग नहीं करते हैं। देन उसके बाद कॉपर की जो रजिस्टिविटी होती है, कॉपर की इन दोनों के बाद होती है रजिस्टिविटी, है ना, थोड़ी सी ज्यादा होती है इन दोनों से, सिल्वर और गोल्ड से। तो यहां पर हम कॉपर को यूज करते हैं, हमारे घर के जो अप्लायंसेज होते हैं उनमें क्या कॉपर की वाइंडिंग को यूज करते हैं। देन उसके बाद एल्यूमिनियम की, देन उसके बाद किसकी होती है, आयरन की होती है। तो यहां पर आयरन की सबसे ज्यादा रजिस्टिविटी होगी। तो यहां पर कंडक्टर का नेचर चेंज हो रहा है, कंडक्टर चेंज हो रहा है, मेटल चेंज हो रहे हैं, बट लेंथ और एरिया सेम है सभी के, बट यहां पर रजिस्टिविटी सबकी क्या है, अलग अलग है। तो यहां पर तीन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करेगा। पहला फैक्टर है लेंथ, कंडक्टर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा रजिस्टिविटी होगी। एरिया पर डिपेंड करेगा, कंडक्टर का एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी ही कम रजिस्टिविटी होगी। अच्छा, नेचर ऑफ मैटर पे भी डिपेंड करेगा, यानी कि गोल्ड होगा तो बहुत सही है, और अगर आयरन होगा तो बहुत दिक्कत है, ठीक है। दूसरा आपको यहां पर दिया हुआ है, राइट द एसआई यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होगी? तो रजिस्टिविटी की जो एसआई यूनिट होने वाली है आपकी यहां पर क्या होगी, हाँ क्या होगी, ओम होगी, है ना। रजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंस ही तो है, तो रजिस्टिविटी की जो एसआई यूनिट होगी आपकी यहां पर ओम होगी। ये ओम ने फाइंड आउट किया था, इसलिए इसकी रजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होगी, ओम होगी। चलिए इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। यहां पर ये सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, ये सॉल्यूशन देखो, लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, एक तो एक एरिया पर डिपेंड कर रहा है, एक नेचर ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड कर रहा है। दूसरा रजिस्टिविटी की यूनिट क्या है आपका यहां पर, ओम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर। कैलकुलेट करना है क्या, रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल वायर, मेटल वायर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। यहां पर उसकी लेंथ आपको यहां पर दी हुई है, कितनी, 2 मीटर आपको यहां पर लेंथ दी हुई है बच्चों। एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, एरिया कितना दिया हुआ है, 1.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल बी 2.8 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर दी हुई है, रजिस्टिविटी भी यहां पर दी हुई है, ठीक है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका 2013 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, 2013 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अब जो हमें जस्ट पहले वाले जो क्वेश्चन में देखा था, पहले वाले क्वेश्चन में ये देखा था कि इन तीनों के ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा, ये जो नेचर ऑफ कंडक्टर होता है, इसे हम रो बोलते हैं, ठीक है। इस नेचर ऑफ कंडक्टर को क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। तो इससे इन तीनों को किस तरीके से लिखा जाता है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए लिखा जाता है। समझ में आ गया, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, एल के तो डायरेक्टली, ए के इनवर्सली, और ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो ये नेचर ऑफ कंडक्टर आ जाता है रो, ठीक है। तो ये इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम, इस फॉर्मूले में, इस वाले क्वेश्चंस में हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहां पर लिख देता हूं मैं इस फॉर्मूले को, यहां पर देखना समझना, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए होगा, ठीक है। यहां पर आपको एल दिया हुआ है, 2 मीटर लेंथ दी हुई है, एरिया आपको दिया हुआ है यहां पर 1.55 इंटू 10⁻⁻6 मीटर दिया हुआ है, और रजिस्टिविटी आपको यहां पर दी हुई है। पूछ क्या रहा है, रेजिस्टेंस, तो बहुत इजीली निकाल देंगे। इन तीनों जो गिवन है, गिवन वैल्यूज है, इन गिवन वैल्यूज को हम यहां पर लिख लेंगे। गिवन वैल्यूज में क्या क्या दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है कितनी, 2 मीटर, ठीक है। दूसरा और क्या दिया हुआ है आपको, एरिया दिया हुआ है, तो एरिया भी मैं यहां पर लिख लूंगा कितना, 1.55 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻, कितनी दी हुई है, -6 मीटर स्क्वायर, है ना। और दूसरा रजिस्टिविटी भी आपको यहां पर दी हुई है, रजिस्टिविटी कितनी दी हुई है यहां पर आपको, 2.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻, कितनी है यहां पर, -8, है ना। तो यहां पर आपको रजिस्टिविटी भी दी हुई है, ओम मीटर। तो इन तीनों वैल्यूज को मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा और यहां से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लूंगा। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी आपकी, रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या आएगा, यहां से आपके ये तीनों वैल्यू यहां पर पुट कर देता हूं मैं। यहां पर ये 2.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8, है ना, और मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन क्या आएगा यहां पर, 1.55 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6, और ये में, ये मीटर स्क्वायर में है, ये ओम मीटर में है, और ये मीटर में है। तो यहां मीटर से ये मीटर तो कैंसिल आउट हो गया, सॉरी,
है ना, और ये मीटर से ये मीटर कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या है ओम। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, ओम ही होगी। जब इसे सॉल्व करेंगे, ये 10⁻6 से और 10⁻�8 है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा 10⁻⁻2 आ जाएगा, और इससे गुना कर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 5.6 अपॉन 1.55 मल्टीप्लाई क्या है यहाँ पर 10⁻⁻2 ओम। और इसे जब और सॉल्व करेंगे, इसे काटेंगे, कट करेंगे तो यहां से क्या आएगा आपका, यहां से आपके आने वाला है 3.6 ऐसे कुछ आएगा, 3.6 इंटू 10⁻⁻2 ओम आएगा। ठीक है, यहां पर ये आने वाला है, यही आएगा लगभग, देख लेना 3.6 इंटू 10⁻⁻2 यहां पर आपका आंसर आने वाला है। इसका सॉल्यूशन भी हम यहां पर देख लेते हैं। ये सॉल्यूशन आपको यहां पर दिया हुआ है, ये सॉल्यूशन आपको यहां पर दिया हुआ है 3.6 इंटू 10⁻⁻2 यहां पर आपका ये आंसर आया हुआ है। और इस सॉल्यूशन को आप पहुंच करके भी देख सकते हैं, तो आप यहां देख लीजिएगा इसको। लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इन द शेप ऑफ अ वायर डिपेंड्स। ऐसे फैक्टर्स बताइए जिन पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे यहां पूछा गया है, व्हाई आर मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। मेटल जो है वो क्यों गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। वेयर एज ग्लास इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि जो ग्लास होता है वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। गिव रीजन भी बताइए। तीसरा आपसे पूछा गया है, व्हाई आर अलॉयज कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस। अलॉयज जो है वो कॉमनली क्यों यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस में। गिव रीजन। ये आपका 2018 में यानी कि 2018 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो क्या हमारी अप्रोच होगी इस क्वेश्चन को सोल्व करने की, किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ये ए वाला जो है, इसमें पूछा गया है आपसे, लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इन द शेप ऑफ अ वायर डिपेंड्स। ऐसे फैक्टर्स जिन पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। मैंने इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में भी आपको ये बताया था कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर रेजिस्टेंस कंडक्टर का डिपेंड करता है। यहां पर एक तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर की लेंथ पर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा ग्रेटर द लेंथ ग्रेटर द रेजिस्टिविटी, जितनी ज्यादा लेंथ होगी कंडक्टर की उतना ही ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी, और जितनी कम लेंथ होगी कंडक्टर की उतनी ही कम रेजिस्टिविटी होगी। ऐसा क्यों होता है, इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो फ्लो होने पर इलेक्ट्रॉन के आगे वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो आगे वाले उसके जस्ट आगे वाले जो एटम्स होते हैं उनसे कोलाइड करते हुए जाता है। तो जितने ज्यादा एटम्स और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्टिंग वायर के अंदर उतनी ही ज्यादा हिंड्रेंस होगा, उतनी ही ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी, उतने ज्यादा रेजिस्ट करेंगे, तो चार्ज इतना इजीली गोइंग फ्लो नहीं हो पाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जितनी ज्यादा लंबाई बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा हिंड्रेंस होता जाएगा, क्योंकि एटम्स ज्यादा होते जाएंगे, मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते जाएंगे, तो यहां पर रेजिस्टेंस जो है आपका इंक्रीज होता जाएगा। तो पहला तो है आपका यहां पर कि एक तो होगा आपका यहां पर आर जो है वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर के। जितनी ज्यादा लेंथ आपके यहां पर होगी उतनी ही ज्यादा आपकी क्या होगी, रेजिस्टिविटी होगी, रेजिस्टेंस होगा। दूसरा जो आपका फैक्टर है वो फैक्टर है आपका एरिया। एरिया यहां पर जितना ज्यादा होगा आपका कंडक्टर का उतना ही कम आपका रेजिस्टिविटी होगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई दो बोटल्स हैं, अगर 2 बोटल्स हैं, किसी का बोटल नेक जो है, बोटल नेक मान लो किसी का बड़ा है यानी कि माउथ जो है वो बड़ा है और किसी का छोटा है, दोनों बोटल्स में सेम अमाउंट का पानी भरा हुआ है। अब दोनों को जैसे इस तरीके से पोर किया जाता है डाउनवर्ड साइड में, तो किसमें से पानी जल्दी निकलेगा? ऑब्वियस सी बात है कि जिसका बोटल नेक बड़ा होगा, जिसका माउथ बड़ा होगा, उसमें से पानी जल्दी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो एरिया अगर बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में इतनी ही आसानी होगी, इतना ही आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा। तो यहां पर जितनी ज्यादा एरिया है उतना ही कम आपकी क्या होगी, रेजिस्टिविटी होगी। तो दूसरा जो फैक्टर होगा आपका यहां पर, ये दूसरा फैक्टर होगा एरिया, और ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कि यहां पर एरिया ज्यादा होगा तो यहां पर आपका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। तीसरा फैक्टर है आपका यहां पर नेचर ऑफ द कंडक्टर। नेचर ऑफ द कंडक्टर भी डिपेंड करता है यहां पर। अगर आपकी लेंथ और एरिया जो है वो दोनों इक्वल है ना, लेंथ और एरिया कुछ 4 या 5 मेटल्स के लिए इक्वल है, सब कुछ इक्वल है, बट फिर भी इनका रेजिस्टेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे कि अगर मैं गोल्ड के बारे में बात करूं तो गोल्ड का रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, बट हम इसे घर के जो अप्लायंसेज होते हैं, घर की वाइंडिंग होती है, उनमें यूज नहीं करते क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। इस कारण से हम इसको गोल्ड को यूज नहीं करेंगे। बट अगर सिल्वर की बात कर रहे हैं हम यहां पर, तो सिल्वर का जस्ट उसके बाद थोड़ा सा कम रेजिस्टेंस, थोड़ा सा ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, बट हाँ उसका भी कम ही होता है रेजिस्टेंस। तो इसे भी हम घर की अप्लायंसेस में यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये भी इतना ही एक्सपेंसिव है ना। तो इसे भी हम घर की जो वाइंडिंग है घर की या अप्लायंसेस है उसमें हम यहां पर
यूज नहीं करेंगे, वायरिंग में यूज नहीं करेंगे। फिर उसके बाद होता है कॉपर, और कॉपर को हम आपने जनरली आपके घर में भी देखा होगा, जैसे वायरिंग हो रही होगी तो वो भी कॉपर की होती है, अप्लायंसेस में जो वायरिंग होती है वो भी कॉपर की होती है। तो कॉपर का रेजिस्टेंस इन दोनों से थोड़ा सा ज्यादा होता है, बट इतना ज्यादा भी नहीं होता। देन उसके बाद एल्यूमिनियम का होता है, और देन उसके बाद आयरन का होता है। आयरन का सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। इन सभी मेटल्स की लेंथ और एरिया सब कुछ इक्वल है, बट फिर भी यहां पर रेजिस्टेंस सबका क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो तीन फैक्टर्स हो गए यहां पर, लेंथ वाला, ग्रेटर द लेंथ ग्रेटर द रेजिस्टिविटी, एरिया ग्रेटर द एरिया और लोअर द रेजिस्टेंस, ठीक है, और नेचर ऑफ द कंडक्टर। तो यहां तीन फैक्टर्स पर यहां पर ये डिपेंड करता है कंडक्टर का रेजिस्टेंस। दूसरा क्वेश्चन आपको यहां पर पूछा गया है बी नंबर वाला, व्हाई आर मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज ग्लास इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि ग्लास जो है आपका बैड कंडक्टर होता है रेजिस्टिविटी का। अच्छा समझना है यहां पर, मेटल्स जो है, मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन इतने इजीली बॉन्ड, जो वैलेंसी बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फटाफट से एनर्जी गेन करके बाहर निकल जाते हैं, है ना, मेटल से, उस एटम से बाहर निकल जाते हैं और फ्रीली मोशन कर जाते हैं। तो यहां पर इनको थोड़ी सी एनर्जी दी, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा एनर्जी लेकर बाहर निकल के फटाफट से घूम के आ गए पूरे उसमें कंडक्टर के अंदर। तो यहां पर रेजिस्टिविटी कम होती है, किसकी, रेजिस्टिविटी तो होती है, बट मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली फ्लो हो जाता है, इन्हें ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती, बहुत ज्यादा एनर्जी गैप नहीं होता इन दोनों के बीच में, वैलेंसी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं होता, फटाफट से ये बाहर निकल जाता है एनर्जी लेकर और फटाफट से घूम के आ जाता है। बट ऐसे ही अगर इसमें देखा जाए, ग्लास के केस में देखा जाए, तो ग्लास के केस में इलेक्ट्रॉन इतना इजीली बाहर नहीं निकल पाता है, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। ग्लास और वुड, है ना, इनके केस में वुड है ना, लकड़ी है, तो लकड़ी के टुकड़े पे भी कभी आपने, इंसुलेटर होते हैं ये, कंडक्टर और इंसुलेटर में ये डिफरेंस होता है कि इंसुलेटर जो होते हैं, यहां इंसुलेटर में एनर्जी इतनी ज्यादा देनी पड़ेगी पर वो जली जाएगा, है ना, इतनी एनर्जी देंगे तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर नहीं निकल पाता है ना, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, इस कारण से यहां पर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इस कारण से यहां पर ये बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जबकि मेटल्स होते हैं यहां पर ये आपके गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तीसरा क्वेश्चन आपसे यहां पूछा गया, व्हाई आर अलॉयज कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस, अलॉयज क्यों यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस के अंदर। तो इसका भी मैंने आपको पहले बताया था कि प्योर मेटल्स जो होती है, प्योर मेटल्स के अंदर क्या होता है, प्रॉपर बाइंडिंग होती है, प्रॉपर लेटिस स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रॉपर होता है, यहां पर दोनों जो बॉन्ड होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ना। तो यहां पर जैसे ही दो प्योर मेटल्स या दो से ज्यादा प्योर मेटल्स को मिलाकर, सारे प्योर मेटल्स को मिलाकर एक इम्प्योर मेटल बनाया जाता है, और इस इम्प्योर मेटल को ही क्या बोलते हैं, अलॉय बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये जो अलॉयज होते हैं, अलॉय का प्रॉपर लेटिस स्ट्रक्चर नहीं होता है ना, और इलेक्ट्रॉन्स भी जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन भी इतने रैंडम मोशन, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो रैंडम मोशन करने लग जाता है, ठीक है, प्रॉपर लेटिस स्ट्रक्चर नहीं होता है, बॉन्ड अच्छे से नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा है, केओस होता है, बहुत ज्यादा सिस्टम केओस हो जाता है, और जहां पर केओस होगा, जहां पर अव्यवस्थाएं होगी, वहां पर रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, रेजिस्टिविटी ज्यादा बढ़ जाती है, और जहां पर रेजिस्टिविटी बढ़ेगी वहां पर हीट में इफेक्ट बढ़ना ही है, क्योंकि जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतना ज्यादा ही हीटिंग इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन इतने इजीली मोशन नहीं कर पाएंगे, जैसे ही इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा वैसे ही दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा, और कोलाइड करते उसकी एनर्जी में सडन ड्रॉपेज आएंगे, ड्रॉपेज आते वो एनर्जी हीट एनर्जी के रूप में डेसिपिटेट होगी, और यहां पर जो इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस है, इसलिए क्या के लिए बनाई जाती है, किस चीज की बनाई जाती है, अलॉयज की बनाई जाती है। तो ये आपके 2018 में पूछा गया है, इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं अपन, यहाँ पर ये सॉल्यूशन भी आपको दिया गया है, इसको सॉल्यूशन को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, यहाँ फैक्टर्स जिन पर ये डिपेंड करता है, ये देखो और ये देखो, ये कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, इस पर डिपेंड करता है। दूसरा भी आप यहां पर देख सकते हो, ये दूसरा आपको दिया हुआ है, मेटल्स हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी, मेटल्स जो होते हैं बहुत लो रेजिस्टिविटी होती है, एनहांस द गुड कंडक्टर, जबकि ग्लास की रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है ना, इसलिए क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स का, ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। अलॉयज आर कॉमनली यूज्ड इन हीटिंग डिवाइसेस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, पहली बात तो ये कि हाई रेजिस्टिविटी होती है, दूसरी बात है ऑक्सीडाइज भी नहीं होता है और बर्न भी नहीं होता है, है ना, रैपिडली है वो, है ना, तो यहां पर ये बर्न भी नहीं होता है और ऑक्सीडाइज भी नहीं होता है, इस कारण से भी क्या होता है, आपका अलॉयज जो है वो यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस के अंदर, ठीक है। तो यहां पर दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, रेडियस इज 0.01 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस इज 20 ओम। यह आपका 2017 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, 2017 वाले बोर्ड एग्जाम में क्या क्या दिया हुआ है, इसमें आपको कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है, रेजिस्टिविटी मतलब कि रो कैलकुलेट करना है,
ऑफ द मेटल ऑफ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, लेंथ दी हुई है आपको यहाँ पर 1 मीटर की लेंथ दी हुई है, और रेडियस उसकी दी हुई कितनी 0.01 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर रेडियस दी हुई है, एंड रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 20 ओम। तो किस तरीके से हमारी अप्रोच होगी, किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं इन चारों के बीच में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन को बहुत अच्छे से हम जानते हैं। रिलेशन क्या होता है, यहाँ पर रिलेशन होता है आपका R इक्वल टू रो L अपॉन ए, ये रिलेशन होता है इन चारों के बीच में। यहां हमें जो गिवन वैल्यूज हैं, इन गिवन वैल्यूज को हम यहां पर लिख देंगे। गिवन जो वैल्यूज है उसको हम यहां पर लिख लेते हैं गिवन वैल्यूज। गिवन वैल्यूज में एक तो हमें लेंथ दी हुई है, लेंथ कितनी है 1 मीटर आपको यहां पर दी हुई है। एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया भी निकाल लेते हैं यहां पर। अब एरिया आपको दिया हुआ है 0.0 सॉरी ये रेडियस है ना, तो ये यहां पर ये रेडियस दी हुई है पहले आपको, तो एरिया निकाल लेंगे हम यहां से, है ना। रेडियस आपको ये कितनी दी हुई है यहां पर, रेडियस R इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर दी हुई है। इस सेंटीमीटर को पहले तो हम काय में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर ये सारी देखो ये भी मीटर में दिया हुआ है, ये भी मीटर में, ये मीटर में, सारी चीजें मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई सेंटीमीटर में कोई मीटर में और सारी वैल्यूज सही रख रहे हैं हम, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी की यूनिट जो है वो इक्वल होनी चाहिए, तो यहां पर हम सभी की यूनिट को इक्वल कर देंगे। यहां पर 1 मीटर है, अब इसे भी मैं 1 मीटर में चेंज कर दूंगा, तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना है मुझे, यहां पर इससे कितने से 100 से डिवाइड कर दूंगा सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो यहां से कितना आ जाएगा 0.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² मीटर आ जाएगा। और इसे भी मैं इस पॉइंट को भी हटा दूंगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 मीटर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या दिया हुआ है आपको, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो रेजिस्टेंस भी मैं यहां पर लिख दूंगा R इक्वल टू कितना दिया हुआ है 20 ओम दिया हुआ है। ठीक है, R इक्वल टू 20 ओम दिया हुआ है। अब यहां से क्या करूंगा मैं, यहां से मुझे फाइंड आउट करना है, ये चारों वैल्यूज मैं इसमें पुट कर दूंगा और यहां से मुझे रेजिस्टिविटी मिल जाएगी। तो रेजिस्टिविटी मिल जाएगी तो किस तरीके से फाइंड आउट करूंगा देखते हैं। यहां पर रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए रेजिस्टिविटी को रो इक्वल टू क्या होगा R मल्टीप्लाई बाय ए और मल्टीप्लाई बाय अपॉन एन। अच्छा यहां पर ए क्या है, ए क्या है, ए है यहां पर आपका पाई आर स्क्वायर, है ना, क्योंकि वायर है, कंडक्टिंग वायर है, तो वायर का एरिया क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा आपका, यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया जो वायर का होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा। तो यहां पर मैं पाई आर स्क्वायर लिख देता हूं, पाई आर स्क्वायर होगा। अब पाई की वैल्यू हमें पता है, आर की वैल्यू हमें पता है, दोनों की वैल्यू हमें पता है, तो हम यहां पर डायरेक्ट पुट कर देंगे इसे। तो रो इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू तो हमें पहले ही यहां से पता है 20 ओम है ना, ये 20 ओम है। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको ए से, तो पाई की वैल्यू पाई आर स्क्वायर है भाई ये, है ना, तो ये पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 3.14 मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा यहां से, आर की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻4 का होल स्क्वायर, है ना। और यहां से नीचे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहां पर कितना आएगा आप बताइए, कितना आएगा यहां पर आएगा 1 मीटर। तो 1 मीटर इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा आपका यहाँ पर रो, रजिस्टिविटी कितनी आएगी यहाँ पर जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो रजिस्टिविटी आएगी आपकी 6.28 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 ओम मीटर, ये आपकी रजिस्टिविटी आएगी। ठीक है, तो यहां से ये आपकी रजिस्टिविटी आएगी। तो चलिए देख लेते हैं, यहां पर ये इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, ये रेजिस्टिविटी है आपकी, तो यहां पर ये रेजिस्टिविटी आएगी 6.28 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 ओम मीटर, यहां पर आपका ये रेजिस्टिविटी आएगी इस कंडक्टिंग वायर की। यहां पर सॉल्यूशन भी देख लेते हैं अपन, ये सॉल्यूशन आपको यहां पर दिया हुआ है इसका, तो सॉल्यूशन भी देख सकते हैं आप यहां पर, इसको पॉज करके वीडियो को सॉल्यूशन भी देख सकते हैं आपका यहां पर। रो इक्वल टू 6.28 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर यहां पर रजिस्टिविटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पर क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पर द कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 mm। एक कॉपर वायर है जिसका डायमीटर दिया हुआ है आपको यहां पर कितना 0.5 mm डायमीटर दिया हुआ है, एंड रजिस्टिविटी उसकी दी हुई है कितनी आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर की रजिस्टिविटी यहां पर आपको दी हुई है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वायर, वायर की लेंथ कैलकुलेट करनी है यहां पर हमें। ठीक है, टू मेक इट रेजिस्टेंस 100 ओम, और इसका रेजिस्टेंस कितना बनाना है अपन को 100 ओम का, मतलब रेजिस्टेंस आपको 100 ओम दिया हुआ है। How much does the resistance change if the diameter is double without changing its length? ये दूसरा क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन। A copper wire has diameter of 0.5 mm and resistivity 1.6 into 10⁻⁻8 ohm meter है। Calculate the length of the wire to make
इट रेजिस्टेंस 100 ओम। ये आपका 2015 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, 2015 वाले बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो हमारी किस तरीके की अप्रोच होगी, हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, किस तरीके से क्या अप्रोच होगी हमारी, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहां पर हमें जो गिवन वैल्यूज है, पहले तो गिवन वैल्यूज को लिख लेते हैं हम। यहां पर गिवन क्या क्या है हमें, यहां पर गिवन है एक तो डायमीटर। डायमीटर की जगह मुझे हमेशा रेडियस चाहिए होती है, तो मैं इसको रेडियस में कन्वर्ट कर दूंगा। रेडियस में किस तरीके से कन्वर्ट करूंगा, डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो यहां से मेरे पास d/2 r इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/2 तो यहां से क्या आ जाएगा 0.5/2 mm हो जाएगा, है ना, mm। तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, यहां से आ जाएगा 2.5 सॉरी क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 0.25 mm। अच्छा इस mm को मैं क्या में कन्वर्ट कर रहा हूं, मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं। क्यों, क्योंकि भाई मुझे है ना सब कुछ ये मीटर में दिया हुआ है, तो मुझे सब कुछ सभी की यूनिट काय में कन्वर्ट करनी है, एक जैसी लानी है, तो सभी की यूनिट काय में कन्वर्ट कर दूंगा, मैं मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा। तो यहां पर क्या आएगा, ये जैसे ही मीटर में कन्वर्ट करूंगा मैं, तो यहां पर क्या जाएगा मेरे पास, ये 0.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ कितना आएगा, है ना, ये mm है ना, तो ये mm है, तो इससे मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से डिवाइड करना है, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1000 ऊपर चल जाएगा, तो 10⁻³ हो जाएगा। अच्छा इसको पॉइंट को मैं यहां पे भी ला सकता हूं, इस जगह लेके आऊंगा, तो मैं इससे हटा देता हूं, यहां से ये हटा देता हूं, है ना, तो ये पॉइंट यहां लेके आ गया, तो मैं 4 को यहां 4 लिख देता हूं, ठीक है ना, ये मैंने एक पॉइंट आगे बढ़ा दिया है, 2.5 लिख दिया है यहाँ पर, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ लिख दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर 10⁻⁴ आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ है आपको, रजिस्टिविटी दी है, तो रजिस्टिविटी भी लिख देते हैं। रजिस्टिविटी आपकी रो दिया हुआ है, यहाँ पर रो इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁴ कितना दिया हुआ है -8 ओम मीटर दिया हुआ है आपको यहाँ पर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है आपको, कैलकुलेट द लेंथ कैलकुलेट करनी है। रेजिस्टेंस आपको यहां पर दिया हुआ है, तो रेजिस्टेंस आपको यहां पर दिया हुआ है, तो ये mm दिया हुआ है। अच्छा मैं पहले क्या करता हूं, रेजिस्टिविटी को, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, रेजिस्टिविटी यहां पर चेंज कर देता, ये जो रेडियस है, रेडियस से मैं पहले एरिया निकाल लेता हूं, क्योंकि मुझे यहां पर रेडियस से कोई मतलब नहीं है। यहां पर फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला है हमारे पास r इक्वल टू रो L/A, तो ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास, तो यहां से मुझे a निकालना पड़ेगा, तो a मैं यहां निकाल लेता हूं पहले ही, है ना, तो यहां से a क्या आएगा मेरे पास, a आएगा मेरे पास a इक्वल टू कितना होता है πr², और यहां पे पाई कितना है 3.14 है, और यहां पर r कितना है, यहां पर r जो है आपके वो है 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ है यहां पर, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर है, मीटर हो गया ये, है ना, मीटर। तो यहां से क्या आएगा आपका r आएगा यहाँ पे आपका 1.9 इंटू 10⁻⁻⁷ मीटर स्क्वायर आएगा a आपके यहाँ पर, समझ में आ गया, 1.9 इंटू 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर आपके यहाँ पर a आएगा। अच्छा यहाँ पर और क्या दिया हुआ है आपको, रो दिया हुआ है, रो कितना दिया हुआ है, रो इक्वल टू आपको दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁸ आपको यहां पर रो भी दिया हुआ है ओम मीटर, और आपको रेजिस्टेंस भी यहां पर दिया हुआ है, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 100 ओम आपको यहां पर रेजिस्टेंस दिया हुआ है। अच्छा ये सब कुछ आपको यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है लेंथ फाइंड आउट करें, तो हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये फॉर्मूला है r इक्वल टू रो L/A वाला फॉर्मूला है। तो यहां से बहुत इजीली हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेंथ इक्वल टू क्या होगा, इसको सबको उधर लेके चल जाएंगे, तो RA/L हो जाएगा, रो हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से इन सभी की वैल्यूज जो है, R की वैल्यू, A की वैल्यू, रो की वैल्यू, सभी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो L इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, R की वैल्यू कितनी है 100 ओम है, 100 ओम है, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इसको एरिया से, एरिया कितना है अपने पास यहाँ पर 1.9 इंटू 10⁻⁷ कितनी है -7 मीटर स्क्वायर, है ना। और यहाँ पर जो एरिया है, एरिया की वैल्यू, सॉरी रो की वैल्यू कितनी है अपन यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁸ ओम मीटर है, ठीक है। तो यहां से ये ओम से, तो ये ओम कैंसिल आउट हो गया, ये 1 मीटर से ये 1 मीटर कैंसिल आउट हो गया, तो मीटर ही बच रहा है, और लेंथ हमारी हमेशा मीटर में ही आती, तो सही चल रहे हैं अपन, है ना, इसका मतलब है कि हम सही चल रहे हैं। और यहां से एल जब इसे सोल्व करेंगे तो आपका यहाँ कितना आ जाएगा 1200 ओम आ जाएगा, 1200 मीटर आपके यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो लेंथ कितनी है ये कंडक्टिंग वायर की आपकी
यहां पर आएगी 1200 मीटर। समझ में आ गया? तो यहां पर लेंथ जो आने वाली है आपकी 1200 मीटर आने वाली है। चलिए ये तो आपको आया होगा, इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं अपन। यहां पर सॉल्यूशन आपको यहां पर दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन को भी देख सकते हैं आप। यहां पर ये सॉल्यूशन आपको यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। ये सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, ये एरिया निकाला हुआ है, ये एरिया सब कुछ डायमीटर निकाला हुआ है। डायमीटर आपको पता है मैंने कितना निकाला था, है ना, 2.5 × 10⁻⁴ आया था। और यहां से ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में सारी वैल्यूज पुट कर दी थी, तो यहां से सब कुछ निकल के आ गया है। अच्छा, ये यहां से आपका आंसर भी निकल के आ गया है, कितना, सॉरी, आंसर निकल के आ गया है ना। ये जो है आपका आंसर, ठीक है, इस वैल्यू में पुट करेंगे तो हमारी 200 निकल के आ जाएगी, 1200 मीटर जो है आपकी लेंथ निकल के आ जाएगी। अच्छा चलिए इसके सेकंड वाले पार्ट को भी देख लेते हैं। सेकंड वाला पार्ट क्या है आपका यहाँ पर? ये सेकंड वाला पार्ट आपका क्या है? हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज, है ना। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज, कितना रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा इफ द डायमीटर इज डबल, अगर डायमीटर को डबल कर दिया जाए विदाउट चेंजिंग इट्स लेंथ, इसकी लेंथ को चेंज किए बिना इसका डायमीटर जो है वो डबल कर दिया जाए। लेंथ चेंज नहीं की है बट इसका डायमीटर क्या कर दिया है, डबल कर दिया गया है, तो रेजिस्टेंस में कितना चेंजेस आ जाएगा, ये क्वेश्चन आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है। अब अच्छा यहां पर तो इतनी अपने पास जगह है नहीं, तो यहां अपन कर लेते हैं दूसरे वाले पे, इसको यहां पर सोल्व कर लेते हैं, इस वाले पोर्शन में सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां समझना है इसको। अब यहां पर क्या दिया गया है आपको, उसका एरिया जो है वो डबल कर दिया गया है ना, डायमीटर डबल कर दिया गया है, जबकि लेंथ को डबल नहीं किया गया है। अब लेंथ डबल नहीं की गई है तो एरिया को डबल कर देंगे तो क्या होगा भाई, एरिया को डबल कर देंगे, एरिया जो है वहां डबल कर दिया गया है, यानी कि पाई जो है, पाई का आर जो है वो डी डेज कर दिया गया, डी डेज, है ना, डी डेज कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है, डी डेज बाई 2 होता है ना, ये डी डेज बाई 2 का होल स्क्वायर है। यही तो था, अभी पहले निकाला था अपन ने, यही तो था। अब यहां पर डायमीटर को क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है, तो पाई, डायमीटर को डबल कर दिया गया है तो 2d हो गया है, ये है ना, डायमीटर डबल कर दिया गया है, अपॉन 2 तो लगाना ही है यहां पर, और ये हो गया होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि यहां पर r आता है तो r थोड़ी ना लिखेंगे यहां पर क्या लिखना है। अच्छा डायमीटर दिया हुआ है तो डायमीटर लिखना तो r ही है यहां पर, तो दिया क्या हुआ है हमें, डायमीटर, तो डायमीटर का हाफ क्या होगा, r ही तो होगा, तो d डेज बाई 2 लिखा है, इसलिए मैंने यहां पर। अब डी डेज क्या है आपका, डायमीटर को क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है, तो यहां पे डायमीटर को जैसे ही डबल किया है तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया है, 2d लिख दिया है। अब यहां पर एरिया इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, एरिया बराबर पाई, और यहां से 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया आपका डी स्क्वायर। समझ में आ गया? डी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, r/2 लिख सकता हूं। समझ में आ रहा है, r/2 लिखा जा सकता है इससे। तो यहां से एरिया ए इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, पाई, है ना, और ये है r/2 का होल स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा आपके यहां से a इक्वल टू ए डे से, है ना, ए डे से, भाई ए डे से, तो ए डे इक्वल टू, क्योंकि एरिया आप चेंज हो गया है ना, तो एरिया चेंज हो गया है तो पाई r²/4 हो गया है ये, है ना। तो यहां से ए डेज जो है आपका, वो ए डेज कितना है आपका यहाँ पर, पाई, जो पाई r² तो है ए वाला पहले वाला, और ये है अपॉन 4, ये तो पहले वाला है, पाई r² आपका पहले वाला है, और अपॉन क्या में आ गया 4। तो यहां पर आपका जो एरिया है वो 4 टाइम्स क्या हो गया है, कम हो गया है। एरिया कितना कम हो गया है आपका, 4 टाइम्स कम हो गया है एरिया पहले वाले एरिया से। समझ में आ रहा है? तो 4 टाइम्स कम हो गया है। अब आप यहां जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है आपका, वो रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, यहां पर रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, एरिया के इनवर्सली। अब यहां जब आपका एरिया 4 टाइम्स कम हो गया है तो रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, क्या होगा रेजिस्टेंस, सॉरी हाँ क्या बोला गया है आपसे, यहां पर डायमीटर चेंज हो जाता है, तो यहां पर डबल कर दिया जाता है डायमीटर, तो यहां पर 4 टाइम्स क्या हो गया है आपका, यहां पर ज्यादा हो गया है, ये एरिया 4 टाइम्स ज्यादा हो गया है, यानी कि एरिया 4 टाइम्स बढ़ गया है ए डेस, तो ए से क्या हो गया है, ये 4a हो गया है, 4 है, सॉरी यहां पर गलत हो गया था मेरा, तो ए डेस से a अपॉन 4, तो यहां से a डेस इक्वल टू क्या हो गया, 4a हो गया है, 4a डेस, यानी कि 4 टाइम्स ज्यादा हो गया है। अब 4 टाइम्स अगर ज्यादा हो गया है आपका एरिया, ये जो एरिया है वो 4 टाइम्स ज्यादा हो गया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहां पर आपका रेजिस्टेंस 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो 4 टाइम्स ज्यादा होने से क्या होगा आपका, यहां पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा 4 टाइम्स। तो जो आपका रेजिस्टेंस पहले दिया हुआ था, 100 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ था, इसे मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो 4 से डिवाइड करते कितना हो जाएगा, अपॉन 4, तो यहां पर कितना आ जाएगा आपका 25 ओम आ जाएगा, तो रेजिस्टेंस आपका कितना आएगा 25 ओम,
ठीक है, तो 25 ओम आपका रेजिस्टेंस आने वाला है यहां पर। ठीक है, 4 गुना कम हो जाएगा, 4 टाइम्स कम हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस जैसे ही आप डायमीटर चेंज करेंगे, क्योंकि यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं हम यहाँ पर। ये सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, सॉल्यूशन को भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये सॉल्यूशन दिया हुआ है और 25 ओम आपके यहाँ पर आंसर आया। वीडियो को पॉज करके आप ये देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर ये, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ 0.01 सेंटीमीटर है ना, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ 0.01 सेंटीमीटर रेडियस। इस रेडियस का कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम यहां पर आपको दिया हुआ है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर इज 550 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 ओम मीटर है, देन फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। वायर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, ये रेडियस दी हुई है 0.01 सेंटीमीटर रेडियस दी हुई है, 10 ओम इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है। इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ये दी हुई है, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, वायर की लेंथ फाइंड आउट करनी है। और ये क्वेश्चन जो है आपके 2014 में यानी कि 2014 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो चलिए हमारी किस तरीके की अप्रोच होगी, किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं कौन सा फॉर्मूला जानते हैं हम यहाँ पर, R इक्वल टू रो L अपॉन A वाला हम फॉर्मूला यहां पर जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। अब यहां पर रेडियस जो हमें दी हुई है, इस रेडियस को हम काय में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो जो गिवन वैल्यूज हैं, गिवन वैल्यूज को हम यहां पर लिख लेंगे। और यहां पर जो रेडियस है, इस रेडियस को मैं काय में कन्वर्ट कर दूंगा, 0.01 सेंटीमीटर है, इसे मैं कन्वर्ट कर दूंगा काय में, मैं कन्वर्ट कर देता हूं इसको मीटर में। तो यहां से आ जाएगा कितना, 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ -4 मीटर आ गया है ना। -4 क्यों लिखा है, क्योंकि ये पॉइंट भी हटा दिया है मैंने, ये पॉइंट आगे ये 2 वाला था, ये अपॉन 100 आ जाएगा, तो ये भी ऊपर चला जाएगा। तो यहां से कितना आ जाएगा आपका 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 है ना। ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, जिसका भी 2 लगेगा, तो -4 मीटर आ गया है। ओम रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है, R इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 10 ओम आपको यहां पर रेजिस्टेंस दिया हुआ है। और दूसरा क्या दिया हुआ है, इफ द रेजिस्टिविटी आपकी दी हुई है यहां पर, रेजिस्टिविटी रो इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 यहां पर आपको रेजिस्टिविटी भी दी हुई है ओम मीटर। तो लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो इन तीनों को वैल्यूज को किस में पुट कर देंगे, हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। और इस इक्वेशन से क्या निकाल लेंगे हम, यहां पर लेंथ निकाल लेंगे। तो L इक्वल टू क्या आएगा आपका यहां पर, L इक्वल टू आएगा आपके यहां पर रो A अपॉन R A अपॉन रो आ जाएगा। ठीक है, और यहां से L इक्वल टू आ जाएगा, R की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 ओम दी हुई है, और A की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये तो है R स्क्वायर, तो यहां पर 3 पाई R स्क्वायर है भाई, है ना, समझ लेना इसको। फिर से मैं यहां पे लिख देता हूं, पाई R स्क्वायर है ये, क्योंकि पाई R स्क्वायर के फॉर्म में निकाल रहे हैं अपन यहां पर, तो ये पाई R स्क्वायर है। तो पाई की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी यहां पर, 3.14 आ जाएगी। और यहां पर R की जगह ये लिख देंगे, है ना, तो R की जगह ये लिखेंगे, तो 10⁻⁻4 का होल स्क्वायर लिख देंगे यहां पर। अपॉन में क्या आएगा यहां पर, अपॉन में आपके रेजिस्टिविटी आ जाएगी 50 × 10⁻⁻8 आ जाएगा यहां पर, और ओम मीटर होगा ये। ठीक है, और ये ओम है और ये मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से जो लेंथ आने वाली है आपकी, जब इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपके यहां पर जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, 0.628 मीटर। ठीक है, ये आपके यहां पर लेंथ आने वाली है 0.628 मीटर में। यहां पर सेंटीमीटर में पूछे तो सेंटीमीटर में, mm में पूछे तो mm में, तो यहां पर जो आपकी लेंथ आने वाली है वो कितनी आएगी, 0.628 मीटर आपके यहां पर लेंथ आएगी। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं अपन। यहां पर सॉल्यूशन कहां दिया हुआ है आपको, सॉल्यूशन भी देख लेते हैं यहां पर। ये सॉल्यूशन आपको यहां पर दिया हुआ है, इस सॉल्यूशन को देख सकते हैं आप यहां पर पॉज करके वीडियो को। ये आंसर आपके आ रहा है 0.628 मीटर। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर एक और क्वेश्चन आपको यहां पर दिया हुआ है, अ वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 16 ओम, 16 ओम का कोई रेजिस्टेंस है, एक वायर है जिसका 16 ओम का रेजिस्टेंस है, एंड इट मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ हाफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। ये मेल्ट किया जाता है और इसकी ओरिजिनल लेंथ के हाफ में, और हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, इसकी ओरिजिनल लेंथ का आधा कर दिया जाता है। ठीक है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर, न्यू वायर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें, एंड व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस, और उसके रेजिस्टेंस में कितने परसेंटेज का चेंजेस आएगा
ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपसे क्वेश्चन 2013 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, आपका 2013 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो हमारी किस तरीके की अप्रोच होगी, किस तरीके से हम ऐसा सोल्व करेंगे, यहां पर समझते हैं इसे। ठीक है, तो देखिए, अ वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 16 ओम, 16 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर। ठीक है, मेल्ट किया जाता है और मेल्ट करके इसे एक वायर में बदल दिया जाता है। अ वायर ऑफ हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, और इसकी ओरिजिनल जो लेंथ है उसकी ओरिजिनल लेंथ का क्या कर दिया जाता है, आधा कर दिया जाता है, हाफ कर दिया जाता है। तो हाफ करेंगे तो क्या होगा भाई, अब कोई भी है, मान लीजिए कोई यूटेंसाइल है ना, कोई बकेट है, अगर बकेट के अंदर पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है तो उसका वॉल्यूम हमेशा चेंज नहीं होगा, पानी का वॉल्यूम हमेशा सेम ही रहेगा। चाहे से बकेट में डालें या किसी दूसरे यूटेंसाइल में डालें तो पानी का वॉल्यूम हमेशा कभी चेंज नहीं होगा। हाँ, शेप जरूर चेंज हो जाएगा। पानी का बकेट है तो बकेट का शेप ले लेगा, किसी दूसरे यूटेंसाइल में डाला तो उसका शेप ले लेगा, पर शेप किसी का भी ले सकता है, पर हाँ ये थोड़ी ना होगा कि उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम हमेशा यहां पर इक्वल ही रहने वाला है। तो यहां पर अगर पहले वॉल्यूम V था तो बाद में वॉल्यूम वही रहेगा, इनिशियल वॉल्यूम रहेगा किसके, फाइनल वॉल्यूम के। बट हाँ, यहां लेंथ चेंज हो सकती है आपकी। लेंथ मान लो पहले L थी तो अब कितनी हो जाएगी, L/2 हो जाएगी। अब एरिया मान लो पहले A था तो अब क्या हो जाएगा, A डैश हो जाएगा। अब A डैश कितना होगा, है ना, A डैश कितना होगा, ये दोनों इक्वल नहीं है ना, एरिया और लेंथ चेंज हो सकते हैं पर दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। क्योंकि जो एरिया, जो वॉल्यूम होता है आपका, ये वॉल्यूम होता है इस तरीके से, कोई सिस्टम है मान लीजिए, यहां पर इसमें कोई पानी फिल किया हुआ है ना, तो यहां इसका नीचे का एरिया मान लो A है, πr² मान लो, और इसकी लेंथ जो है वो A है, L है, और ये जो एरिया है वो A है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो दोनों का मल्टीप्लाई होगा, A मल्टीप्लाई बाय L, तो ये इसका टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहां पर वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होने वाला है, वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होगा, बट हाँ लेंथ और एरिया चेंज हो जाएगा, पर दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो हमेशा क्या होगा, आपका इक्वल होगा। मल्टीप्लीकेशन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। अब यहां पर हमें पता है कि पहले जो वायर था, पहले वायर का वो था, मतलब रो L/A रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस कितना था, रो L/A। अब कितना रेजिस्टेंस हो गया इसका, रेजिस्टेंस कितना हो गया अब इसका रेजिस्टेंस चेंज हो गया है भाई, कितना हो गया है, रो, मैं अभी रो और L की जगह क्या लगा दिया है मैंने, L/2 लगा दिया है। ठीक है, और R की जगह क्या लिखूंगा, A की जगह क्या लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा A की जगह, यहां A की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ताकि ये हमेशा क्या रहे, ये रेजिस्टेंस जो है वो चेंज ना हो, रेजिस्टेंस एक जैसा रहे। तो क्या लिखूंगा मैं यहां पर, 2A लिख दूंगा। ठीक है, समझ में आया, क्या लिख दूंगा मैं यहां पर, 2A लिख दूंगा, है ना, क्योंकि एरिया, अगर लेंथ जो है आपकी, वो लेंथ अगर L/2 हो जाती है, आधी हो जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एरिया आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो यहां पर एरिया आपका बढ़ गया है ना, तो एरिया बढ़ गया है तो यहां पर क्या आएगा, ये रो, ये L, तो ये 2 आ जाएगा, और L/A, और ये आ जाएगा 4। इससे मैं क्या लिख सकता हूं, इससे मैं ये पहले वाला रेजिस्टेंस लिख सकता हूं, R, ये पहले वाला रेजिस्टेंस ही है मेरे पास, ये सॉरी, ये मैंने यहां पर गलत लिखा हुआ है, ये पहले वाला, इसको दोबारा लिख देता हूं मैं, एक बार देख लेना दोबारा, ये देख रहा है इधर, यहां पर जो ये एरिया है आपका, ये एरिया क्या होगा यहां पर, सॉरी R जो होगा वो आपके क्या होगा, R = रो L/A होगा। ठीक है, अब यहां पर R डैश चेंज हो गया है आपके, यहां पर R डैश हो गया है ना, तो R डैश हो गया है तो यहां पर क्या आएगा आपका, R डैश = रो, और ये L डैश की जगह क्या लिख दूंगा मैं, L/2 लिख दूंगा, और A की जगह क्या लिखूंगा भाई, अगर आपका वायर जो है उसकी लेंथ चेंज हुई है, L/2 हुई है, तो वॉल्यूम तो चेंज करना नहीं है, वॉल्यूम चेंज नहीं करना है तो क्या करना है इसको, एरिया को क्या लिखूंगा मैं, एरिया को लिख दूंगा मैं 2A, समझ में आ रहा है, 2A, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं करना है, पहले वॉल्यूम AL था, अब बाद में भी वॉल्यूम AL ही रखना है, तो अगर ये L/2 हो जाता है तो एरिया को क्या करना पड़ेगा, 2A करना पड़ेगा, तो बाद में भी क्या रहेगा, LA ही रहेगा, समझ में आ रहा, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, 2A लिख दिया है। अब क्या होगा यहां से, R डैश = क्या हो जाएगा आपके यहां पर, R डैश = ये नीचे आ जाएगा, तो यहां से 1/4 रो L/A हो जाएगा, और इससे क्या लिख सकता हूं मैं, इसे ये R लिख सकता हूं, तो R डैश = क्या हो जाएगा, R/4 हो जाएगा। तो यानी कि रेजिस्टेंस जो है आपका वो 4 टाइम्स कम हो जाएगा, समझ में आ रहा है, रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स कम हो जाएगा। जो पहले रेजिस्टेंस था आपका 16 ओम, अब इससे कम होकर कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स
4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 4 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा आपका यहाँ पर। तो रेजिस्टेंस आपका कितना आया आर डेज जो है आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर आर डेज आपका आर डेज जो है आपका यहाँ पर 16 अपॉन क्या हो जाएगा 4। तो यहां से कितना आएगा आपका 4 ओम आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन आपका यहां पर पूछा गया है साथ में कि व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस, इसके रेजिस्टेंस में कितना परसेंटेज चेंज आने वाला है ना, कितना परसेंटेज चेंज आएगा। पहला कितना था 16 ओम था है ना, 16 ओम था, अब कितना आ गया 4 ओम आ गया है। तो 4 ओम आ गया है तो कितने परसेंटेज चेंजेस आएंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है देखना इसको, आर यानी कि जो पहले वाला रेजिस्टेंस है देन चेंज वाला रेजिस्टेंस अपॉन पहले वाला जो रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय सॉरी पहले वाला रेजिस्टेंस अपॉन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो यहां पर आपका पहले वाला रेजिस्टेंस कितना है देखना है इसको, पहले वाला रेजिस्टेंस कितना है आपका यहां पर 16 ओम है, -4 है, अपॉन 16 है, मल्टीप्लाई करो इसको कितने से 100 से। तो आपका कितना परसेंटेज चेंजेस आएगा इसके अंदर, इसको सोल्व करेंगे तो आपका जो परसेंटेज चेंजेस आएगा वो आएगा आपका 75% चेंज होगा आपके रेजिस्टेंस में, 75% चेंज होने वाला है आपके रेजिस्टेंस में। तो गाइज आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन और हो तो देख लेते हैं। यहां पर ये सॉल्यूशन आपको दिया गया है, इस सॉल्यूशन को वीडियो को पॉज करके आप इस सॉल्यूशन को देख सकते हैं। देन ये नेक्स्ट क्वेश्चन, if the radius of a current carrying conductor is half, how does current through it change। यदि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की रेडियस को जो है वो आधा कर दिया जाता है तो उसके करंट में कितना चेंजेस आएगा, ये आपका इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है आपका 2014 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, 2014 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो हमारी किस तरीके की अप्रोच होगी इस क्वेश्चन को करने में, किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। यहां पर दिया हुआ है द रेडियस ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज हाफ। अब करंट कैरिंग कंडक्टर की रेडियस को क्या कर दिया जाता है, आधा कर दिया जाता है। तो यहां से उस रेडियस को चेंज करने से क्या होगा, उसका एरिया में चेंजेस होगा, और अगर एरिया में चेंजेस होगा तो उसके रेजिस्टेंस में भी चेंजेस होगा। अब रेजिस्टेंस और एरिया का एक रिलेशन होता है, हम ये जानते हैं। दूसरा है पूछा गया है करंट में क्या चेंजेस आएंगे, तो करंट और रेडियस यानी कि करंट और रेजिस्टेंस के बीच में भी एक रिलेशन होता है, ये भी हम जानते हैं। तो पहले मैं यहां पर एरिया का रिलेशन लिखता हूं यहां पर। तो एरिया बराबर क्या होता है, यू नो दैट एरिया इक्वल टू क्या होता है यहां पर पाई आर स्क्वायर होता है। अच्छा, जो ये करंट कैरिंग कंडक्टर था इसका पहले जो एरिया था वो कितना था, पाई आर स्क्वायर था। अब यहां पर एरिया को चेंज कर दिया गया है, यानी कि एरिया चेंज करते क्या होगा आपका यहां पर ए डेस हो गया है, और यहां पर रेडियस को क्या कर दिया गया है, हाफ कर दिया गया है। तो रेडियस जैसे ही हाफ करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा r/2 होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, यहां से होगा क्या, यहां से ये a/2 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। अच्छा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 होगा तो ये पाई आर स्क्वायर तो a है, तो यहां से a डेस इक्वल टू क्या आएगा आपके a/4 आएगा। ठीक है, a/4 आ गया है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो पहले एरिया था उस कंडक्टिंग वायर का जो पहले एरिया था, अब उससे क्या हो गया 4 टाइम्स कम हो गया है। एरिया कितना कम हो गया है, 4 टाइम्स कम हो गया है एरिया। तो 4 टाइम्स अगर एरिया कम होता है तो वी नो दैट रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टिंग वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ दैट कंडक्टिंग वायर। So we know the relation between R and A, it is inversely proportional of that conducting wire। तो यहां से क्या हुआ आपका कि ये जो एरिया है आपका एरिया 4 टाइम्स कम हो गया। इट मींस वी नो दैट कि रेजिस्टेंस क्या होगा 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस कितना होगा 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर एरिया जो है आपका क्या हो गया 4 टाइम्स कम हो गया है। यहां से देखो, अब यहां पर क्या होगा कि आपका जैसे ही रेजिस्टेंस 4 टाइम्स ज्यादा हो गया है, इंक्रीज हो गया है, तो एक और रिलेशन हमें यहां पर पता है। कौन सा रिलेशन पता है हमें यहां पर, ओम्स के लॉ से। वी नो दैट ओम्स सेज दैट V is directly proportional to the I, and we know the formula of Ohm's law that V equal to IR also, है ना। अब यहां पर क्या होता है, V equal to IR होता है, समझ में आ रहा है। अब यहां से अगर R जो है आपका इंक्रीज हो जाता है 4 टाइम्स ज्यादा बढ़ जाता है, तो वी नो दैट R इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, I के, है ना। अगर यहां पर वोल्टेज कांस्टेंट है, अगर यहां पर वोल्टेज कांस्टेंट है तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी करंट। अब यहां पर अगर आपका
जो IR है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, तो इतना ही करंट आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। कितना रिड्यूस हो जाएगा, 4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो 1/4 आपका यहां पर करंट हो जाएगा, 4 टाइम्स कम हो जाएगा। तो यहां पर आप इस तरीके से देख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन भी दिया गया, तो आप यहां पर सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। ये सॉल्यूशन आपको यहां पर दिया गया है, देखो। सो करंट विल रिड्यूस, करंट आपका यहां पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा टू 1/4 कम हो जाएगा ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू। इसकी जो पहले वाली जो वैल्यू थी उससे कितना कम हो जाएगा, 1/4 कम हो जाएगा। समझ में आया होगा? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यहां पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, डिफाइन द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। दूसरा पूछा गया है इसमें, इसी में पूछा गया है, स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। ऐसे फैक्टर्स बताइए जिन पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। एंड नेम द डिवाइस विच इज यूज्ड ऑफन यूज्ड टू चेंज द रेजिस्टेंस विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। और इलेक्ट्रिक सर्किट पे वोल्टेज चेंज किए बिना उसका वोल्टेज किस डिवाइस से चेंज किया जाता है, ये भी इसमें पूछा गया है। दूसरा पूछा गया आपसे, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर of cross-sectional area 0.01 square mm and of resistivity 5 into 10 raised to the power -8 ohm meter। ठीक है, तो यहां पर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है हमें। यह आपके 2014 यानी कि 2014 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है आपका। तो चलिए हमारी क्या अप्रोच होगी इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे यहां पूछा गया है, डिफाइन द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है। अब यहां पर आपको पहले ही मैंने बताया था, रेजिस्टेंस मतलब रेसिस्ट करना। किसको रेजिस्ट करना, चार्ज को रेजिस्ट करना। चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन। एक कंडक्टिंग वायर में चार्ज कौन है भाई, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन को कौन रेसिस्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को। जो उस कंडक्टिंग वायर के अंदर जो मैटर होगा, जो एटम होंगे, जो इलेक्ट्रॉन होंगे, वो हमेशा उसको आगे बढ़ने से रेसिस्ट करेंगे, यानी कि उसको इतना इजी गोइंग आगे नहीं जाने देंगे। समझ में आ रहा है? तो यहां पर रेसिस्ट कौन कर रहा है, उस कंडक्टिंग वायर के एटम्स, मॉलिक्यूल्स और जो इलेक्ट्रॉन्स है उसे रेसिस्ट कर रहे हैं। तो रेसिस्ट किसका, अमाउंट, जो चार्ज के रेसिस्ट को ही क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, हिंड्रेंस होना या ऑब्स्टिकल्स होना किसके फ्लो में, चार्ज के फ्लो में, उसे क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। स्टेट द फैक्टर्स, किन फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कंडक्टर का। तो ये मैंने बहुत बार बताया आपको बहुत सारी वीडियोस में कि यहां पर जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है, वो कंडक्टर का रेजिस्टेंस 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। 3 फैक्टर्स कौन कौन से हैं, एक तो होता है इसकी लेंथ, ग्रेटर द लेंथ ग्रेटर द रेजिस्टिविटी। जितनी ज्यादा लेंथ होगी कंडक्टर की उतनी ही ज्यादा क्या होगी, रेजिस्टिविटी होगी। ये कैसे बताया था मैंने आपको कि एक मान लो आपके पास छोटा वायर है और एक आपके पास बड़ा वायर है। अब छोटे वायर के अंदर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में जो आगे वाले इलेक्ट्रॉन है और आगे वाले जो एटम से, आगे वाले जो मॉलिक्यूल से, वो कम होंगे, तो वो कोलाइड कम करते हुए जाएंगे। पर अगर एरिया ज्यादा है, लेंथ ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक इलेक्ट्रॉन को यहां फर्स्ट एंड से लास्ट एंड तक जाने में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और बहुत सारे एटम से कोलाइड करते हुए जाना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है कि हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो रहा है, ऑब्स्टिकल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक पहुंचने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आएगी, रेजिस्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। तो क्या बोला मैंने, ग्रेटर द लेंथ ग्रेटर द रेजिस्टिविटी। तो पहला फैक्टर होगा आपका लेंथ वाला। आर अगर ज्यादा, आर की रेजिस्टेंस कब ज्यादा होगा, जब लेंथ ज्यादा होगी किसकी, कंडक्टर की। दूसरा फैक्टर है आपका एरिया वाला। यहां पर अगर एरिया ज्यादा है ना, अगर किसी कंडक्टिंग वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ज्यादा है, तो यहां पर आपकी क्या होगी, रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस आपका हमेशा कम होगा, है ना। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 2 बोटल्स है और दो बोटल्स में क्या होगा, उन दोनों बोटल्स में एक का बोटल नेक, एक का माउथ क्या है, बड़ा है, एक का माउथ छोटा है, दोनों में सेम अमाउंट का पानी भरा हुआ है, दोनों को ऐसे डाउनवर्ड साइड में पोर किया जाता है, तो किसमें से पानी जल्दी निकलेगा। ऑब्वियस सी बात है कि जिस बोटल नेक का, जिसका बोटल नेक बड़ा होगा, जिसका माउथ बड़ा होगा, उसमें से पानी जल्दी निकल जाएगा। कम प्रॉब्लम आएगी, पर उसको दूसरे वाले को ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो यहां पर अगर एरिया ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को निकलने में उतनी ही आसानी होगी। तो यहां पर एरिया जो है, रेजिस्टेंस आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के। समझ में आ गया, है ना। एरिया जितना ज्यादा, रेजिस्टिविटी उतनी ही क्या होगी, तुम्हारी कम होगी रेजिस्टेंस। तीसरा फैक्टर है आपका नेचर ऑफ द कंडक्टर। नेचर ऑफ द कंडक्टर मैंने आपको बताया था, अगर 4 मेटल से चारों मेटल की लेंथ और एरिया सब कुछ इक्वल है, 4 मेटल के वायर हैं, चारों की लेंथ इक्वल है, चारों की एरिया इक्वल है, फिर भी इनकी रेजिस्टेंस क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे कि अगर गोल्ड वायर की बात करूं मैं, तो गोल्ड वायर का रेजिस्टेंस सबसे
कम होता है, और एज कंपेयर टू आयरन वायर को देखो तो आयरन का सबसे ज्यादा होगा। अब क्यों होता है ऐसा? इसलिए होता है क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन की रेजिस्टिविटी कम होती है गोल्ड में, बट गोल्ड की वायरिंग आपने नहीं देखा होगा कि घरों में गोल्ड की वायरिंग हो रही है, या पंखों में, घर जो हमारे होम अप्लायंसेज हैं उनके अंदर गोल्ड की वायरिंग हो रही है। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मेटल है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मेटल की वजह से हम घरों में, हमारे जो होम है, हमारे जो अप्लायंसेज हैं, हमारी जो चीजें हैं, वाइंडिंग है, वायरिंग है, ये गोल्ड की नहीं की जाती। बट जहां बहुत ज्यादा प्रिसीजन वैल्यूज ली जाती है, जहां बहुत ज्यादा सटीक वैल्यूज ली जाती है, वहां पर क्या होता है, गोल्ड की वायरिंग की जाती है, गोल्ड वायर को यूज किया जाता है। हमारे घरों में आपने कॉपर देखा होगा, एल्यूमिनियम देखा होगा, है ना, आयरन को यूज नहीं किया जाता। तो यहां पर ऑर्डर में सबसे कम रजिस्टिविटी गोल्ड की होती है, देन सिल्वर की होती है, देन कॉपर की होती है, देन एल्यूमिनियम की होती है, देन किसकी होती है, आयरन की होती है। आयरन की सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है। तो यहां पर नेचर ऑफ कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है। फिर आपका नेक्स्ट पूछा गया है आपसे, क्या पूछा गया है, नेम द डिवाइस विच इज ऑफन यूज टू चेंज द रेजिस्टेंस। ऐसी वो कौन सी डिवाइस है जो कि यूज की जाती है रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्टेज को चेंज किए बिना रेजिस्टेंस चेंज करके भी हम वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए कौन सी डिवाइस होती है? उसके लिए होती है डिवाइस रिस्टॉर्ट। रिस्टॉर्ट में क्या होता है, इस तरीके की एक डिवाइस होती है, इस तरीके का एक रेजिस्टेंस होता है। मैंने आपको एक सिंबल में भी बताया था कि सिंबल होता है उसका रिस्टोर्ट का, इस तरीके का सिंबल होता है। यहां पर ये वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब कि यहां पर रेजिस्टेंस को आगे पीछे करके चेंज किया जा सकता है। ठीक है, यहां पर अगर मैं इस एरो को क्या करूंगा, इस एरो को इस डायरेक्शन में मूव करूंगा तो यहां पर आपका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, यानी कि यहां पर आपका वोल्टेज जो है वो कम हो जाएगा। अगर मैं इसको इधर मूव करता हूं, इस डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता हूं, तो यहां पर आपका वोल्टेज को क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहां पर रेजिस्टेंस को चेंज करके क्या किया जा सकता है, वोल्टेज को चेंज किया जा सकता है, और इसे ही क्या बोलते हैं, रिस्टोर्ड बोलते हैं। दूसरा एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ of wire of cross sectional area 0.01 square mm and of its resistivity 5 into 10 raised to the power -8 ohm meter। ठीक है, तो यहां पर आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है ऑफ 50 सेंटीमीटर वायर के लेंथ वाले 50 सेंटीमीटर लेंथ वाले वायर की। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहां पर किस तरीके से रेजिस्टेंस चेक करेंगे। हमें पता है कि इन चारों के बीच में दिया क्या हुआ है, लेंथ दी हुई है ना, एरिया आपको यहां पर दिया हुआ है कितना, 0.01 स्क्वायर mm दिया हुआ है यहां पर एरिया। ठीक है, और क्या दिया हुआ है आपको, रेजिस्टिविटी दी हुई है। ठीक है, तो ये जब चारों वैल्यू, तीन वैल्यूज आपको दी हुई है और रेजिस्टेंस पूछा गया है, तो इन चारों के बीच में रिलेशन वाला फॉर्मूला हमें डेफिनेटली पता है। डेफिनेटली कौन सा फॉर्मूला होता है, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये फॉर्मूला मैंने आपको बहुत बार बताया है, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये फॉर्मूला हम लिख देंगे यहां पर और हम रेजिस्टिविटी फाइंड आउट कर लेंगे। किस तरह रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, कैसे करेंगे, देखो ये वाला फॉर्मूला तो हमें पता ही है, R इक्वल टू क्या होगा, रो एल अपॉन ए होगा। ठीक है, अब यहां से रेजिस्टिविटी पता है हमें कितनी है, रेजिस्टिविटी 5 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर -8 ओम। मैं इसको यहां से थोड़ा सा इसको बंद कर देता हूं बॉक्स को, क्योंकि यहां पर मेरे पास थोड़ी सी जगह की कमी है। अब यहां पर एरिया जो है, यहां एरिया आपको दिया हुआ है, एरिया इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 0.01 स्क्वायर है और mm स्क्वायर है, मतलब है ना। तो मैं इस mm को काय में कन्वर्ट कर दूंगा, मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि सारी यूनिट्स को मैं काय में कन्वर्ट कर रहा हूं, मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो यहां पर इसको मीटर में जैसे ही कन्वर्ट करूंगा mm को, तो मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा तो वो कितना हो जाएगा, 1000 से डिवाइड करूंगा तो स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 0.01 और मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू द पावर -6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर होगा, है ना, इसको डिवाइड करूंगा तो स्क्वायर होगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा, 10 रेज़्ड टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर आ गया। दूसरा क्या दिया हुआ है आपको, यहां पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, लेंथ काय में दी हुई है आपको, सेंटीमीटर में दी हुई है, तो लेंथ को भी मैं काय में कन्वर्ट कर दूंगा। 50 सेंटीमीटर आपको लेंथ दी हुई है, तो उसको भी मैं काय में कन्वर्ट कर दूंगा, मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा। और इससे कितने से डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, यहां पर इससे डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, तो यहां पर लेंथ कितनी आने वाली है मेरे पास, लेंथ आने वाली है यहां पर 0.5 मेरे पास यहां पर लेंथ आने वाली है। ठीक है, 0.5 मीटर। अब इन सारी वैल्यूज को मैं यहां इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा और मुझे रेजिस्टेंस मिल जाएगा, बहुत आसानी से रेजिस्टेंस मिल जाएगा। पुट करते हैं यहां पर, तो R इक्वल टू क्या होगा, R इक्वल टू रो कितना है, यहां पर आपका रो है आपका 5 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 5 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर -8 ओम मीटर है, और लेंथ कितनी है, 0.5 मीटर है।
ठीक है। और यहां पर एरिया कितना दिया हुआ है आपको, एरिया दिया हुआ है 0.01 यहां पर आपको मीटर स्क्वायर, यहां पर आपको सॉरी 0.0 नहीं है यहां पर, ये आपको जो दिया हुआ है एरिया 0.01 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर आपको यहां पर एरिया दिया हुआ है। जब इसको सॉल्व करेंगे, कंप्यूट करेंगे, है ना, तो कंप्यूट करने के बाद जो हमारे पास रेजिस्टेंस आएगा वो रेजिस्टेंस आएगा आपके पास 2.5 ओम आएगा। ठीक है, तो इसको देख लेना 2.5 आएगा, यहां पर इसको कंप्यूट करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा इसका। तो हमने यहां पर सारा डिस्कशन कर लिया है 1 बाय 1। इसका सॉल्यूशन भी हम यहां पर देख लेते हैं। ये सॉल्यूशन आपको दिया गया है, ये सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं। ये डिपेंड करता है किन किन के ऊपर, किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, ये सब कुछ आपको यहां पर दिया हुआ है। दूसरा आपको यहां पर क्या रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ये भी बता दिया गया है। रिस्टोर्ड वो डिवाइस है जो कि वोल्टेज चेंज करने के लिए काम आती है। और यहां पर जो है आपका आंसर भी दिया हुआ है कितना, 2.5 इंटू 2.5 ओम यहां पर आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो गाइस आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। तो बच्चों इसी के साथ हम लोग करते हैं वीडियो को एंड। आई होप आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा, आपने काफी एंजॉय किया होगा। बच्चों वीडियो को एंड करने से पहले आपको हम देना चाहते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। वो क्या है कि बच्चों हम लोग आपके लेके आए हैं 1 शॉर्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन, माइंड मैप और मार्क वाइज वीडियो। और बेटा ये सार सब कुछ आपको मिलने वाला है। यहाँ पे देखिएगा आई बटन है, इस पर क्लिक करिए, ये सारी वीडियो आपको मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बच्चों इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। गुड बाय।